बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 23 जून 2023 है, दिन है दी जुमातुल मुबारक का 485 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को F-16 की टाइमलाइन सामने आ चुकी है। टाइमलाइन से मुराद मेरी ये है कि यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को कब F-16 पर ट्रेनिंग दिए जाना स्टार्ट किया जाएगा, यूक्रेन को कब और कितने F-16 इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन तमाम सवालात के जवाब दिए गए पॉलिटिको में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के अंदर। लेकिन सबसे अहम सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के अंदर शामिल नहीं है कि ये F-16 कर क्या लेंगे मैदान जंग के अंदर, जहां पर लेपर्ड 2 टैंक फेल हो गया, चैलेंजर 2 टैंक फेल हो गया, स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हों, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हो, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज का मोटा ताज़ा असलहा गोला बारूद मैदान जंग के अंदर फेल हो गया, तो वहां पर ये F-16 क्या कर लेगा। बात आखिर न्यूक्लियर वेपन्स तक ही आनी थी और आ चुकी है। यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स से मुतल्लिक क्या बयान दिया गया वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की एक कोशिश है कि रशिया और चाइना के साथ जो रस्साकशी इनकी चल पड़ी है वो बगैर नौबत यहाँ तक आने के कि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स मांगने लगे इनसे, ये रस्साकशी ये हराना चाहते हैं रशिया और चाइना को, जिसके लिए एक नई स्ट्रेटजी लेकर आए हैं और उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने। वो स्ट्रेटजी क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, बरतानिया ने होस्ट की ये कॉन्फ्रेंस। इसके हवाले से मैं आपको गुज़िश्ता 2 वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। मैं आपको सादा ज़बान में बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था यूक्रेन के लिए चंदा इकट्ठा करना, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो बिजनेसेस हैं दुनिया भर के, उन्हें मदऊ किया गया था। 61 ममालिक के नुमाइंदे भी, फॉरेन मिनिस्टर्स हों या फिर प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक थे। और यूक्रेन को मिला क्या? यूक्रेन को मिले हैं इस कॉन्फ्रेंस से $66 बिलियन यूक्रेन के लिए ऐलान किया गया। ये मल्टी ईयर असिस्टेंस पैकेज का ऐलान डिफरेंट कारोबारी शख्सियात और डिफरेंट ममालिक के नुमाइंदे जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक थे उनकी जानिब से $66 बिलियन की मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन की रिकवरी, यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया गया। लेकिन अभी भी ये कम है, ये रकम जो है $66 बिलियन बहुत कम है। आलमी इदारे क्या बता रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि आलमी इदारे बता रहे हैं कि यूक्रेन को अपना नुकसान पूरा करने के लिए $400 बिलियन की मदद इमदाद दरकार होगी, जिसके बाद यूक्रेन अपनी उस हालत में वापस आ सकेगा जो कि 2022 फरवरी से कबल यूक्रेन की हालत थी। उसके लिए 400-500 बिलियन की मदद इमदाद दरकार होगी। लेकिन खैर ये बाद की बातें हैं। जैसे बरतानिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा था कि बाद की बातें हैं, पहले मैदान जंग के अंदर अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग तो कर लो कि ये बातें, ये पैसा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जेब से निकलवा सको। और यही बात करते हैं चाहे नेटो के चीफ हों या फिर अमेरिका के ऑफिशियल्स हों, यही बात करते हैं कि पहले मैदान जंग के अंदर हमने यूक्रेन को इतना मजबूत करना है कि बातचीत की टेबल पर हम मजबूत होकर बैठ सकें। अब कितना मजबूत है यूक्रेन मैदान जंग के अंदर, पहले ये सुन लें। मैदान जंग के अंदर जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है वो तीसरे हफ्ते में भी नाकामियां समेट रहा है। आज भी यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन हो या फिर बेलगोरोद रीजन हो, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल इलाके हैं वो हों, या फिर सदर्न यूक्रेनियन साइड हो, वहां पर यूक्रेन के तमाम हमले रशिया ने नाकाम बना दिए। इवन के CNN को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक के ऑफिशियल्स को कोट करते हुए CNN ने बताया कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से। और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की नाकामियों को देखकर अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक जिन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद इमदाद यूक्रेन को इस काउंटर ऑफेंसिव के लिए प्रोवाइड की, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं यूक्रेन से कि ये क्या रिजल्ट्स हैं। अब यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके एक मुआविन ने एक बयान देते हुए कहा कि नेटफ्लिक्स का कोई सीज़न नहीं चल रहा, ये हमारा काउंटर ऑफेंसिव है। और अगर आपने नेटफ्लिक्स के सीज़न जैसे या फिर हॉलीवुड की मूवी जैसे रिजल्ट्स देखने हैं तो उस हिसाब से आपको हमें
असलहा गोला बारूद भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जो असलहा गोला बारूद इन्होंने प्रोवाइड किया 8 महीने आपकी ब्लैकमेलिंग के दौरान, जो लीथल वेपन इन्होंने प्रोवाइड किया वो कहां पर गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जो असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इजराइल यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने वाला है, तो पहले तो मैं ये बता दूं, नेतन्याहू ने कहा कि ऐसी खबरें गलत हैं। हम कोई यूक्रेन को कोई टैंक, कोई लीथल वेपन प्रोवाइड नहीं कर रहे। और जो ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो सुन लें कि हमने आपका असलहा गोला बारूद सीरिया के अंदर देखा है, और ये गने और ये जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं ये हमारे ऊपर तान कर खड़े हुए थे रशिया के फौजी सीरिया के अंदर। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मजीद ऐसा असलहा गोला बारूद आप पहले मेक श्योर करें कि ये असलहा गोला बारूद जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा, मैदान जंग के अंदर ही रहेगा, फिर यूक्रेन को ये लीथल वेपन प्रोवाइड करें, वरना बहुत सारा नुकसान आपके अपने इत्तेहादियों के लिए भी है इस असलहे को लेकर जो कि आप यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये तो होगा, रशिया ने लेपर्ड 2 टैंक्स को किस तरह से जलाकर राख कर दिया और जिंदा भी पकड़ा है। कुछ लेपर्ड 2 टैंक्स को रशिया ने जिंदा भी पकड़ा है, उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी को देखा जाएगा, जो कि रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हम पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी तुम इस्तेमाल कर रहे हो अपने टैंक्स के अंदर, और हम इंतजार कर रहे हैं कि F-16 फाइटर जेट्स कब प्रोवाइड किए जाएंगे तुम्हारी जानिब से यूक्रेन को, ताकि हम उसका भी पोस्टमार्टम करके देखें, उन्हें जलाकर राख करके देखें। F-16 फाइटर जेट्स से मुतल्लिक पॉलिटिको में एक रिपोर्ट शाया हुई और पॉलिटिको ने बताया कि 2024 के आगाज में रोमेनिया के अंदर प्लानिंग की जा रही है कि यूक्रेन के पायलट्स को F-16 पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट की जाएगी, यानी कि अगले साल 2024 के अंदर। अब ये F-16 फाइटर जेट्स मिलेंगे कब यूक्रेन को? पॉलिटिको ने बताया कि 2024 के मिड में यूक्रेन को, अगर यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग एज प्लान मुकम्मल हो जाती है तो फिर मिड 24 में ये फाइटर जेट्स जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसका हतमी फैसला होगा नेटो की जो मीटिंग आ रही है जुलाई के अंदर, उसमें ये फैसला किया जाएगा कि यूक्रेन को रोमेनिया के अंदर जो ट्रेनिंग देने का प्लान है, क्या उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। और आया यूक्रेन की नाकामियां देखते हुए और यूक्रेन का असलहा दुनिया के कोने कोने में देखते हुए, आया यूक्रेन को हमें F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने चाहिए, या फिर ये फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने का भी यूक्रेन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सवाल किया गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साबिक मावन से, सवाल किया गया कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है और रशिया के सामने अगर आपके इतने मेन बैटल टैंक्स, नेटो ममालिक का असलहा गोला बारूद नहीं टिक पा रहा, तो आप F-16 को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हुए हुए हैं कि हर कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके वुज़रा रुमाल निकाल कर F-16 फाइटर जेट्स मांग रहे हैं। अब न्यूक्लियर वेपन जिसके पास हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको भी न्यूक्लियर वेपन्स ही चाहिए होंगे, तो आपका क्या मंसूबा है इस हवाले से? तो यूक्रेन के सदर के साबिक मावन ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स भी हम हासिल कर सकते हैं। यूक्रेन इतना कैपेबल हो चुका है कि उसकी पावर 23वें नंबर पर थी मिलिट्री पावर के एतबार से। इस जंग से कबल यूक्रेन 23वें नंबर पर था और अब 14वें-15वें नंबर पर आ चुका है। तो इतने कैपेबल तो हम हो चुके हैं कि हम नियर फ्यूचर में, यूक्रेन के सदर के मुआवन ने कहा कि हम नियर फ्यूचर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने के काबिल हो गए हैं। और यूक्रेन अपने देसी साख्ता ड्रोन्स भी बना चुका है। 1,000 किलोमीटर्स इनकी रेंज है जो ड्रोन्स यूक्रेन की जानिब से बनाए गए हैं। तो यूक्रेन के सदर के साबिक मावन ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत मवाद हमें दरकार है, जिसके बाद हम नियर फ्यूचर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हैं। इसी हवाले से रशिया के सदर हों या फिर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हों, उन्होंने मुतअद्दिद वार्निंग्स दी हैं आलमी इदारों को, चाहे डर्टी बॉम्ब हो, न्यूक्लियर एक्टिविटी हो, उसके हवाले से रशिया की जानिब से बारहा कहा गया है कि नज़र रखें आलमी इदारों को। और आज की स्टेटमेंट सुन लें कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ से रशिया के एक ऑफिशियल ने मुलाकात की और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ को कहा कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के ऊपर यूक्रेन स्ट्राइक करने का मंसूबा बना रहा है। हम आपको पहले बता रहे हैं, पहले भी हमने बहुत सारी इंटेलिजेंस अपनी शेयर की,
जो कि सही साबित हुई। अब हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को धमाके से उड़ाएगा, जो कि ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक बात हो सकती है। तो आप यूक्रेन की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें। अब तो खैर यूक्रेन के साबिक मुआविन का भी बयान सामने आ गया, लेकिन खामोशी है। आलमी इदारे भी चुप हैं। नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी खामोशी से देख रहे हैं कि अगर कोई देसी बॉम्ब बना भी रहा है, कोई डर्टी बॉम्ब यूक्रेन बना भी रहा है, तो बना लेने तो खामोशी से, क्योंकि हार तो रहे हैं। मैदान जंग के अंदर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जो आपने फौजी तैयार किया था, यूक्रेन का सदर जिसे जिम्शिम लगवाया था, 2014 से आप यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी नाकाम हो गया। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी नाकाम हो गया। आपका लीथल वेपन, बड़ा बड़ा असलहा भी मैदान जंग के अंदर रशिया के सामने ढेर हो गया। आपकी सैंक्शंस का भी, इवन के आपकी सैंक्शंस का भी रशिया पर कोई असर नहीं हुआ और उल्टा असर पड़ रहा है। आपको मनाजर नज़र आ रहे होंगे। ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहां पर तवातर के साथ मुजाहरे चल रहे हैं, महंगाई को लेकर, एनर्जी के क्राइसिस को लेकर एक अनरेस्ट है यूरोप के अंदर, जो कि खैर यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट नहीं करेगा कि जो सैंक्शंस इन्होंने हज़ारों सैंक्शंस आयद की रशिया के ऊपर, ये उल्टी क्यों पड़ गई हैं। यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर ये सैंक्शंस उल्टी क्यों पड़ गई हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब बहुत सिंपल है। रशिया अकेला नहीं है, रशिया के साथ पूरी दुनिया कारोबार करती है। चाइना रशिया के साथ कारोबार इस जंग के दौरान चाइना का बहुत ज़्यादा बढ़ा। इंडिया बहुत बड़ा जायंट है और रशिया के साथ कारोबार इंडिया का भी इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ा। पाकिस्तान भी रूस से अब तेल खरीदने लगा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ हों या फिर एक्स सोवियत स्टेट्स हों, वो भी रशिया के साथ अपना कारोबार, अपने ताल्लुकात उसी तरह जारी रखे हुए हैं। तो फिर ये सैंक्शंस आयद करने का कोई फ़ायदा रशिया पर नहीं होने वाला। और अगर बात है मैदान जंग की, तो वहाँ पर अकेला रशिया आप 50-60 का मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। ये आपको 1-1.5 साल के अंदर इसका एक्सपीरियंस तो हो गया होगा। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो ममालिक रशिया के साथ हैं इस रस्सा कशी के अंदर, जो टीम रशिया के साथ है, जो प्लेयर्स रशिया के साथ हैं, उन्हें तोड़ा जाए। और ये प्लान इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने। सबसे पहले तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिनके पेट में कोई बात नहीं रहती, उनकी बात मुंह पर आ जाती है, उन्होंने अफ्रीका को मुखातिब करते हुए कहा, उस अफ्रीका को जिससे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ब्रिक्स के समिट में मदऊ करो, मुझे एज गेस्ट ब्रिक्स के समिट में बुलाओ, उस अफ्रीका को मुखातिब करते हुए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा? फ्रांस के सदर ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन, रशिया जो मर्सनरीज डिप्लॉय कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, तो वो अफ्रीका को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो आपने व्लादिमीर पुतिन की इन चालों से खबरदार रहना है और मुझे ब्रिक्स के समिट में मदऊ करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं। अब सर्गे लैवरोव की स्टेटमेंट सामने आई। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मैक्रोन जो है उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। पहले तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट मैक्रोन की सामने आई, इसको मुस्तरद करते हुए कहा कि अफ्रीका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम बहुत अच्छे एलाइज हैं और रशिया का कोई मंसूबा ऐसा नहीं है। जिस तरह के बयानात इन ममालिक की जानिब से सामने आ रहे हैं, फिर सर्गे लैवरोव ने अफ्रीकन कंट्रीज को और जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि मैक्रोन जो कि ब्रिक्स के समिट में आना चाहता है एक गेस्ट के तौर पर, अब आप देख चुके हैं कि इसके ब्रिक्स के समिट में आने का मकसद क्या है। इसलिए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन पर यह काबिल एतमाद बंदा नहीं है और इसे ब्रिक्स के समिट में नहीं बुलाना चाहिए। मरिया ज़खरोवा क्या कह रही हैं और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई। मरिया ज़खरोवा ने कहा कि CSTO के जो मेंबर्स हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये रशिया का एक अलायंस है, इसके जो मेंबर्स हैं, मरिया ज़खरोवा ने कहा कि उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वेस्ट। और ये कोशिशें हमारे सामने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हों जो कि CSTO के मेंबर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर रशिया की जानिब से अज़रबैजान के खिलाफ मेरी मदद ना की गई तो मैं CSTO से अलहदा हो जाऊंगा। अब कजाकिस्तान की जानिब से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं जिनकी बुनियाद पर रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि आप कजाकिस्तान समेत जो भी एक्स सोवियत स्टेट्स हैं या फिर CSTO के जो मेंबर्स हैं उनको तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जो अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक के मोहरे हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से इन ममालिक को, जो कि रशिया के इत्तेहादी हैं और इनकी वजह से रशिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनका भी कहीं ना कहीं असर नहीं हो रहा, तो इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका, बरतानिया
नेटो ममालिक की जानिब से। खैर ये जो प्लेयर्स हैं ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं और इनको तोड़ने के लिए छोटे छोटे प्लेयर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से। जैसे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को एक टास्क दिया गया, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को मुख्तलिफ टास्क सौंपे अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, दादा ने, कि तुमने मुख्तलिफ डील्स करनी है अज़रबैजान के साथ, गैस का मुआहदा कर लो, आर्मीनिया को तोड़ने की कोशिश करो, रशिया के खिलाफ एक्स सोवियत स्टेट्स को भड़काने की कोशिश करो। छोटे छोटे प्लेयर्स को डील करने के लिए छोटे छोटे मोहरे अमेरिका के सदर ने बिठाए हैं। लेकिन भारत का जहां तक ताल्लुक है तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खुद नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया। बहुत गर्म जोशी के साथ नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया। व्हाइट हाउस के अंदर स्टेट डिनर दिया गया नरेंद्र मोदी को। यहाँ पर व्हाइट हाउस के मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग चल रही हो, इस तरह का माहौल। यहाँ पर बॉलीवुड के गाने गूंज रहे थे। छैया छैया पर एंट्री हुई नरेंद्र मोदी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, और उसकी वजह साफ नज़र आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना ज़्यादा रेड कारपेट इस्तकबाल, इतने ज़्यादा अच्छा वेलकम करना और स्टेट डिनर पर बुलाना, फिर पूरे जो इंडियंस वहाँ पर हैं, इंडियन अमेरिकन्स, उनको भी मदऊ किया गया। और सैकड़ों की तादाद में इंडियन अमेरिकन्स व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे नरेंद्र मोदी के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मीटिंग भी की। बहुत मीठी मीठी बातें अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से की गई कि हमारी तो जो दोस्ती है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती, हमारी दोस्ती तो दहाइयों पुरानी है और मज़ीद पक्की होने वाली है दोस्ती, इसलिए हमने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मदऊ किया है स्टेट डिनर पर। किस लिए मदऊ किया है वो तो खैर अच्छी तरह पता है पूरी दुनिया को भी, रशिया को भी और इंडिया को भी इवन पता है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू एकदम से इंडिया को अमेरिका की जानिब से क्यों दी जाने लगी है कि नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए जिल बाइडन, जो बाइडन ऐसे खड़े हुए थे बाहें फैलाकर, और ऐसा माहौल व्हाइट हाउस के अंदर बनाया गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके दौरान नरेंद्र मोदी से बहरहाल एक सवाल तो हो गया ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक, मुसलमानों के साथ जो बिहेवियर रखा जा रहा है, जो दीगर मज़ाहिब हैं, सिख बरादरी है, उनसे मुतल्लिक जब सवाल किया गया तो नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech. I'm actually really surprised that people say so and so. People don't say it. Indeed, India is a democracy. And as President Biden also mentioned, India and America, both countries, democracy is in our DNA. Democracy is our spirit. Democracy runs in our veins. We live democracy, and our ancestors have actually put words to this concept, and that is in the form of our constitution. Our government has taken the basic principles of democracy, and on that basis our constitution is made and the entire country runs on that. गुफ्तगू आपने सुनी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए के अंदर बसती है और इस तरह का कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं और हम सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अब मैं आपको इस प्यार मोहब्बत की एक मिसाल, छोटी सी और बहुत रीसेंट मिसाल है, इसी महीने की है, इसी महीने क्या गुज़िश्ता हफ्ते की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो कि नरेंद्र मोदी के डीएनए में जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है, ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे केवल हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बाहर हमने कह दिया, बाहर गेट के बाहर, बाहर आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप लोग यहाँ से जाइए, जाइए, बदतमीजी मत कीजिए, यहाँ पे बाहर जाइए आप लोग। क्लिप आपने देख लिया, ये एक क्लिप है। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करने बैठें तो सैकड़ों क्लिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगूं तो ये वीडियो घंटों तवील हो जाएगी। तो ये है वो डेमोक्रेसी जो कि नरेंद्र मोदी के डीएनए के अंदर है। खैर डोंट वरी, आपको कुछ नहीं कहने वाला अमेरिका के आप मेन प्लेयर हैं इंडो पैसिफिक के अंदर। अब चाइना को भी डील करने के लिए अमेरिका आपका रेड कारपेट इस्तकबाल कर रहा है और रशिया को भी डील करने के लिए अमेरिका ने आपका रेड कारपेट इस्तकबाल किया। ये प्लेयर अमेरिका को अपनी साइड पर चाहिए और ये प्लेयर रशिया और चाइना को भी अपनी साइड पर चाहिए। ये प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया को ये इम्पोर्टेंस कैश करनी चाहिए और इंडिया बहुत अच्छी तरह से
कैश भी कर रहा है, तो अमेरिका कुछ नहीं करेगा। कोई छेड़छाड़ अमेरिका की जानिब से, चाहे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा हो, इवन के भारत के अंदर जो सिख बरादरी है वो पागल तो नहीं है कि वो यूके से लेकर कनाडा तक नरेंद्र मोदी के इकदामात के खिलाफ जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, और कनाडा को छोड़ दें, व्हाइट हाउस के बाहर के मनाजिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये व्हाइट हाउस के बाहर के मनाजिर थे कि अंदर तो बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग जैसा सीन था, बाहर जो है बॉलीवुड की एक्शन मूवी भी चल रही थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहरे भी चल रहे थे व्हाइट हाउस के बाहर, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया गया मगरबी मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में, और सब अच्छा ही अच्छा दिखाया जो बाइडन ने कि हमारी बहुत अच्छी, बहुत पक्की दोस्ती है नरेंद्र मोदी के साथ। और जो सवालात किए गए नरेंद्र मोदी से, जो सवालात किए गए वो बहुत ज़्यादा लूज बॉल्स जानबूझकर सहाफ़ियों की जानिब से प्लॉटेड होते हैं। सहाफ़ी जो व्हाइट हाउस के अंदर, जो सहाफ़ी भी इवन के अमेरिका के सदर जो बाइडन से सवाल करते हैं, या फिर अमेरिका के सदर जो बाइडन के पिट्ठुओं से जो सवालात किए जाते हैं वो प्लॉटेड होते हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ, ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। Actually waiting to, and anxiously waiting to hear you. I'm told there are two questioners, Sabrina from the Wall Street Journal and Kumar from the Trust of India. And Sabrina, you first. अमेरिका के सदर जो बाइडन को आपने देख लिया कि किस तरह से उन्होंने दो सहाफ़ियों के नाम लिए कि ये दो सहाफ़ी सवाल करेंगे, और दोनों इंडियंस थे जिन्होंने सवाल किया नरेंद्र मोदी से। सवाल क्या किया, बनाकर बॉल दी कि एक तो जो बाइडन को जो बॉल बनाकर दी कि उन्हें कहा कि आपने चाइना के सदर शी को डिक्टेटर कहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे। तो जो बाइडन ने जवाब रट्टा हुआ था और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और इसी तरह के सवाल नरेंद्र मोदी से भी किया गया कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर जिस तरह की बातें की जा रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने भी जो सवाल लिखा हुआ था, जवाब उस सवाल का जो रट्टा हुआ था वो बयान कर दिया कि हमारे DNA में भी है, हमारे खून में भी डेमोक्रेसी है, और ह्यूमन राइट्स की तो खिलाफ वर्जियां हमने कभी की ही नहीं। अब नरेंद्र मोदी को अगर ये बने बनाए सवालात ना दिए जाते तो वो क्या कर लेते, उन्हें जब तक सुब्रमण्यम जयशंकर लुकमा ना दें उनसे एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। ये क्लिप देख लें, और इस क्लिप का आप जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, इवन के इंडियन व्यूवर्स जो हैं उनसे भी मेरा सवाल है कि आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे लिख दें। मैंने तो खैर 10-15 मरतबा एक क्लिप सुनकर नरेंद्र मोदी की बात को समझने की कोशिश की, मेरी तो समझ में नहीं आई, आपकी समझ में आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to like to do a joint session. That's what's going otherwise without you one cannot do. गुफ्तगू आपने सुनी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने यूएस कांग्रेस से भी खिताब किया, और केविन मैकार्थी जो यूएस हाउस स्पीकर थे वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी ने पहले थैंक यू किया इनविटेशन के लिए, उसके बाद जब केविन मैकार्थी बोलने लगे तो नरेंद्र मोदी ने पता नहीं क्या कहकर उन्हें चुप करवा दिया। मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए रहने दो, तस्वीर खिंचवाओ और फिर चलते हैं, मैं खिताब करता हूँ। तो ये बात मेरे ख्याल में की होगी। बहरहाल जो भी बात की समझ नहीं आई केविन मैकार्थी को, और उन्होंने जवाब क्या दिया, हा 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 कहा लगाया। केविन मैकार्थी जो कि एक बहुत टेढ़ा बंदा है, उसने नरेंद्र मोदी की ना समझ आने वाली बात पर भी कहा क्यों लगाया, क्योंकि दे वांट यू ऑन देयर साइड, वो आपको अपनी साइड पर चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो रस्साकशी चल निकली है नेटो वर्सेस चाइना एंड रशिया, इस रस्साकशी में ये जो प्लेयर है इंडिया एक मेन प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, इंडिया न्यूक्लियर पावर भी है, इंडिया जो है वो बहुत बड़ा गाहक भी है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो दे वांट दिस प्लेयर ऑन देयर साइड। यही वजह थी कि ना समझ आने वाली बात पे भी कह लगा रहे हैं। तो खैर इट इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया टू कैश दिस पोजीशन, और इंडिया बहुत अच्छे से कैश कर रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि बहुत सारे ममालिक, ये जो बड़ी ताकतें हैं, इनके क्लैश में बहुत कुछ कैश कर सकते हैं अगर समझदारी से काम लें। जिस तरह से इंडिया बहुत ज़्यादा समझदारी से काम ले रहा है, इंडिया को अमेरिका की भी ज़रूरत है। जो भी मामलात हैं, पाकिस्तान के साथ जो तनाज़ा है मकबूजा कश्मीर का, या फिर चाइना के साथ जो तनाज़ात हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या जो भी सरहदी तनाज़ात हैं, वहाँ पर इन्हें अमेरिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। अब ये जो डोर है वो उलझती हुई नज़र आ रही है, ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि इंडो पैसिफिक के अंदर भी ये मोहरे इधर से उधर जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और ये डोर इतनी उलझ चुकी है
कि डोर जब ज़्यादा उलझ जाए तो क्या होता है, हाथ से नहीं खुलती है। डोर जब उलझ जाए तो वो हाथ से ग्रहें नहीं खुलती। किसी सालस का काम, किसी पीस मिशन का काम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। इस डोर को जो कि इतनी ज़्यादा उलझ चुकी है, इसे सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं से तो काटना पड़ेगा। अब कहाँ से काटा जाएगा इस डोर को, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।